जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। माई सेल्फ साधना द्विवेदी, आई एम योर हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज आप लोगों के हिंदी व्याकरण का टर्न है, यानी हिंदी सेकंड का टर्न है। तो हिंदी व्याकरण में पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ 17 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था वाच्य। वाच्य में मैंने आप लोगों को बताया था कि वाच्य किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं और ये किस तरीके से परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, तो इतना मैंने आप लोगों को पाठ 17 में बता दिया था। आज मैं इसके आगे का पाठ आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वाक्य विन्यास, यानी पाठ 18। ठीक है, तो हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। इसके लिए हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, ध्यान पूर्वक देखिए, ये आप लोगों के हिंदी व्याकरण का अध्याय 18 है, यानी पाठ 18 है, जिसका नाम है वाक्य विन्यास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंटैक्स। ओके, हम जानते हैं कि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं। वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं। ऐसे ही इधर उधर कहीं भी शब्द रख देंगे तो वो वाक्य नहीं कहलाएंगे। जिसका अर्थ निकले और वो व्यवस्थित ढंग से लिखे हुए हों, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। ठीक, अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों से बने वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समझिए। है अग्नि का बहुत बड़ा सूर्य गोला, वृक्ष पर इस काफी आम है, आम तोड़कर कुछ दे दो मुझे, बच्चे प्रसन्न होते आमों को देखकर हैं, राजा है फलों का आम। अब ये जो 5 वाक्य लिखे, इसको पढ़ा तो जा सकता है, लेकिन इससे अर्थ इसका स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सही क्रम में नहीं लिखे हैं, एक व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखे हुए हैं। जिधर मन किया है उधर शब्दों को रख दिया गया है। तो इस तरीके से जो लिखा जाता है वो अशुद्ध वाक्य होता है। इसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकला, मतलब इसका जो अर्थ है वो हमें समझ में नहीं आता है। इसको हम क्या कहेंगे? शब्दों का निरर्थक मेल। मतलब सार्थक मेल अगर होता तो हमें अर्थ भी समझ में आता और वो शुद्ध वाक्य होते। ठीक, अब इन्हीं शब्दों से बने वाक्यों को फिर से पढ़िए तथा समझिए। सूर्य अग्नि का बहुत बड़ा गोला है। ठीक, इस वृक्ष पर काफी आम है, कुछ आम तोड़कर मुझे दे दो, बच्चे आमों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, आम फलों का राजा है। अब ये जो 5 पंक्तियां लिखी गई हैं, ये कैसे हैं? प्रत्येक पंक्ति में अनेक शब्द हैं। ये शब्द आपस में मिलकर पूरा अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि ये जो है शब्द, इनसे क्या हो रहा है? हमें सार्थकता का बोध हो रहा है। इसमें क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है, वो हमें समझ में आ रहा है। तो सार्थक वाक्य शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए, वाक्य की परिभाषा दी हुई है कि पूर्ण अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों के क्रमबद्ध व सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक, इस परिभाषा को समझ में आया आप लोगों को? इस परिभाषा का अर्थ क्या है कि जिसका हमें पूरे तरीके से अर्थ पता चल जाए और फिर जो व्यवस्थित क्रम में लिखा हो, जिसका सार्थक मेल हो, उसे ही वाक्य कहते हैं। निरर्थक मेल वाले शब्दों को वाक्य नहीं कहा जाता। ठीक, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? वाक्य की परिभाषा। अब वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य, अब सबसे पहले देखिए उद्देश्य के बारे में बताया गया है। सौरभ सुंदर बालक है, सरिता नाच रही है, कुत्ता भौंक रहा है, तोता डाल पर बैठा है। यानी ये जितने नीले रंग से शब्द लिखे हैं वो क्या है? उद्देश्य है। ठीक, तो उपर्युक्त वाक्य में सौरभ, सरिता, कुत्ता और तोता, ये क्या हो गए? उद्देश्य है, क्योंकि इनके विषय में बताया जा रहा है। ठीक है, इनके विषय में कुछ ना कुछ कहा गया है, इसलिए ये उद्देश्य है। अब उद्देश्य की परिभाषा कैसे होगी कि वाक्य में जो कर्ता हो
अर्थात जिस व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। फिर दूसरा है विधेय। विधेय, अब देखिए उपर्युक्त वाक्यों में सुंदर बालक है, नाच रही है, भौंक रहा है, तो मैंने आप लोगों को उद्देश्य के बारे में बता दिया। अब विधेय के बारे में सुनिए कि वाक्यों में जो लिखा था सुंदर बालक है, नाच रही है, भौंक रहा है, डाल पर बैठा है, ये क्या है? ये विधेय है, क्योंकि कुत्ता, तोता, इन उद्देश्यों के कार्यों के विषय में ये विधान किए गए हैं। मतलब ये जो बताया गया है ये सब सौरभ, सरिता, कुत्ता, तोता, इन उद्देश्यों के कार्यों के विषय में बताया गया है कि ये क्या कार्य है, तो इन्हें विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह सब विधेय कहलाता है। ठीक, तो ये तो विधेय हो गया, विधेय की परिभाषा। इसके बाद आता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जैसे बच्चा दूध पीता है, शशांक गेंद से खेलता है, शालिनी लेख लिख रही है, मैं पढ़ रहा हूं, तो इस तरीके के जो भी वाक्य हैं वो सरल वाक्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वाक्यों में, इस तरीके के वाक्यों में क्या होता है कि एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, इसलिए ये सरल वाक्य है। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य यानी एक ही कर्ता हो और एक ही विधेय यानी एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ये तो सरल वाक्य की परिभाषा होगी। दूसरा है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में देखिए, ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका। हम काम तो करना चाहते हैं किंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते। मैंने काफी प्रतीक्षा की पर आप नहीं आए। ठीक, तो उपर्युक्त वाक्यों में 3 स्वतंत्र उपवाक्य हैं, इसलिए किंतु पर इन समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हुए हैं, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, 2 अथवा 2 से अधिक सरल वाक्य जो समुच्चय बोधक शब्दों किंतु और पर आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये संयुक्त वाक्य की परिभाषा। तीसरा आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य जैसे कि जो परिश्रम करता है वह पास होता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह स्कूटर मेरा है। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। तो उपर्युक्त वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, जो कि समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हैं। ऐसे वाक्य मिश्रित वाक्य होते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य एवं अन्य आश्रित या गौड़ वाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक, तो ये तो मिश्रित वाक्य की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद आता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा इच्छावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा संकेतवाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां आज्ञावाचक वाक्य और आठवां है विस्मयादिवाचक वाक्य। ठीक, तो सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य में क्या है कि जिन वाक्यों में किसी बात या काम के होने या करने का सामान्य बोध हो, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह खेल रही है, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं विधानवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य तो सबसे आसान होता है, जिसमें आप बहुत आसानी से पहचान लोगे कि ये निषेधवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में किसी बात या काम के ना होने या ना करने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है वे निषेधवाचक वाक्य होते हैं। जैसे टेलीविजन नहीं चल रहा, पिताजी अभी तक नहीं आए, यानी नहीं जिसमें प्रयोग हुआ है जिन वाक्यों में, वो निषेधवाचक वाक्य होंगे। इसके बाद आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है कि जिन वाक्यों से इच्छा, शुभ कामना या आशीर्वाद इत्यादि का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं।
जैसे भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे, 9 वर्ष मंगलमय हो, ठीक है। मतलब हमारी जो इच्छा होती है, जैसे हम आशीर्वाद देते हैं उसमें हो जाएगा इच्छा, ठीक है। अब देखिए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। ये तो बहुत ही आसान होता है, इसे तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि प्रश्नवाचक वाक्य यानी प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न वाले शब्द हों, क्या, कहाँ, कैसे। तो आप विदेश से मेरे लिए क्या लाए हैं, ये देखिए क्या हो गया, तो इसमें प्रश्न हो गया। क्या आपको कार चलाना नहीं आता, तो ये भी आपके लिए प्रश्न होगा। तो आप कहाँ रहते हैं, तो इस तरीके के जो भी वाक्य होंगे वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आए। 5वां है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है कि जिन वाक्यों से किसी एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। आप समय पर आते तब तो उससे मिलते, वह परिश्रम करता तो प्रथम आता, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो इस तरीके के जो भी वाक्य हैं वो क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। 6ठा है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या है कि जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह या भ्रम की स्थिति का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद पिताजी घर पर आ गए होंगे, शायद अभी बादल गरजे। तो मतलब जिसमें संदेह हो कि ये काम हो सकता है, अभी हो, तो ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। 7वां है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य यानी जो हम आज्ञा देते हैं किसी को कि इधर आओ उधर आओ, ठीक है। तो जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश दिया जाता हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप इधर आइए, सभी पंक्ति में खड़े हो जाइए, उसे बुला लाओ। तो इस तरीके के जो भी काम हम किसी को देते हैं वो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। और 8वां है विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य तो आप लोगों को जिस तरीके से मैंने विस्मयाद बोधक पढ़ाया था वही सेम है, ठीक है। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों का बोध हो, उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितनी सुंदर तस्वीर है, अरे तुम कब आए। तो इस तरीके के जो भी वाक्य है वो विस्मयादि बोधक यानी विस्मयादिवाचक वाक्य होंगे। और एक बात, इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा होता है। विस्मयादिवाचक वाक्य में विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा होता है, इससे आप जान जाओगे कि ये कौन सा वाक्य है, विस्मयादिवाचक वाक्य है, ठीक। तो ये आपका पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। अब जैसे इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को बता दे रही हूं, और जो भी टॉपिक पे बन पाए वो आप लोग बना लीजिएगा। जैसे वाक्य के कितने अंग हैं, नाम बताइए। तो वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, ठीक। रचना के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है। तो इस तरीके से आपकी बुक में मौखिक प्रश्न है, और लिखित प्रश्न आप लोग खुद बना लीजिएगा। जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे, सभी पर आप लोग प्रश्न बना लीजिएगा और उसके उत्तर लिख लीजिएगा। और इससे संबंधित जितने एक्सरसाइज हैं वो मैं आप लोगों को आज भेज दूंगी, ठीक। तो उसे भी देखकर आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में भर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, और साथ ही याद भी कर लीजिएगा, ओके। तो आज बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को आगे का पाठ पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।